भारत बनाम न्यूजीलैंड सेकेंड टेस्ट डे वन समाप्त हो चुका है और खेल खत्म होते होते रोहित शर्मा का विकेट भी गिर गया है। अगर शुरुआत से बात करें तो न्यूजीलैंड ने एक क्रूशियल टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। वहीं रोहित शर्मा से भी जब पूछा गया कि वो क्या करते, उन्होंने भी कहा कि मैं भी पहले बैटिंग ही करता। टॉस होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सरफराज खान खेलेंगे या केएल राहुल खेलेंगे, क्योंकि शुभमन गिल रिटर्न कर रहे थे और इसका एक ही मतलब था, या तो केएल राहुल खेलेंगे या तो सरफराज खेलेंगे, क्योंकि शुभमन गिल तो खेलने ही वाले थे। लेकिन टॉस के बाद हम सबको एक बड़ा रिलीफ मिल गया कि भाई चलो, सरफराज खान को, एक डिजर्विंग कैंडिडेट को उसका जगह वापस मिल गया, वरना इंडिया का जैसा ट्रेंड रहा है वो लोग केएल राहुल के साथ ही जाते। बॉलिंग का शुरुआत जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप से कराया गया, लेकिन जल्द ही रोहित शर्मा को समझ में आ गया कि ना ही बॉल स्विंग हो रहा है ना ही बॉल सीम हो रहा है, तो इसीलिए रविचंद्रन अश्विन, भारत के हुक्म के इक्के, उनको लाया गया और उन्होंने अपने पहले ओवर के चौथे ही बॉल में टॉम लेथम को चलता किया एलबीडब्ल्यू। मतलब बॉल तो इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन शायद टॉम लेथम, जिनका फॉर्म इतना भी अच्छा नहीं चला है, उसी दौराहे में वो बॉल को जज नहीं कर पाए और शायद आउट हो गए। टॉम लेथम के बाद विल यंग बने रविचंद्रन अश्विन के दूसरे शिकार। इस विकेट में बॉल में इतना कुछ खासियत नहीं था, बॉल में एज लगा और ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा, लेकिन दोनों ही बॉलर और ऋषभ पंत कॉन्फिडेंट नहीं थे कि बॉल में एज लगा। यहां पे सरफराज खान को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा शॉर्ट लेग पे खड़ा होके अपील कर रहा था कि भाई बॉल में एज लगा है। रोहित शर्मा को कन्विंस किया कि उसको रिव्यू लेना चाहिए और रिव्यू में देखा कि फेंट एज लगा बॉल में। तो मेरे को लगता है कि भाई अश्विन का तो था, अच्छा था कि उसने बॉल डाला, लेकिन एक हाफ ट्रैक बॉल था, बॉल में इतना कुछ खासियत नहीं था और विकेट में, और ऋषभ पंत ने एक अच्छा ग्रैब किया, लेकिन इन सब में मेरे को लगता है कि सरफराज खान का ज्यादा पार्टिसिपेशन था, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्हीं के वजह से विल यंग का विकेट आया। उसके बाद डेवन कॉनवे वापस से रविचंद्रन अश्विन के शिकार बन गए। इस बार बॉल हल्का सा पड़ के घुमा था और ऋषभ पंत ने एक अच्छा कैच किया, लेकिन उससे पहले डेवन कॉनवे और विल यंग ने दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप बुना, जिसमें डेवन कॉनवे तो काफी मतलब एक्टिव लग रहे थे, बाउंड्रीज भी ले रहे थे, सिंगल डबल सब कुछ ले रहे थे, लेकिन विल यंग थोड़े परेशान दिख रहे थे, क्योंकि उनको शायद सब कॉन्टिनेंट में अभी तक खेलने का कोई आइडिया है नहीं। और अगर सामने रविचंद्रन अश्विन हो तब तो भाई बड़े बड़े मंजे हुए खिलाड़ी भी आउट हो जाता है। तो फिर विल यंग आउट हो गए और उसके बाद डेवन कॉनवे, एक मतलब होता है ना कि गेम चल रहा है लेकिन अचानक से एक विकेट आ जाता है, तो वैसा ही डेवन कॉनवे का विकेट आया। ऐसा नहीं था कि मतलब डेवन कॉनवे परेशान हो गए थे या उनको ट्रैप कर दिया गया या इंडिया ने कोई मास्टर प्लान बनाया कि डेवन कॉनवे को कैसे आउट करना है, वैसा नहीं था। खेल चल रहा था, एक अच्छा बॉल गिर गया और उसी में डेवन कॉनवे का एज लग गया। उनका शायद आज किस्मत खराब था, लेकिन हाँ तब भी बंदे का किस्मत खराब हो के उसने 71 बना दिया। इन सबके बावजूद रचिन रविंद्र काफी कॉन्फिडेंट और काफी अच्छे दिख रहे थे बैटिंग में, मतलब वो सिंगल भी ले रहे थे, डबल भी ले रहे थे और निकल निकल के चौके छक्के भी लगा रहे थे। उन्होंने कुछ 61 या 71 किया, लेकिन वापस से वॉशिंगटन सुंदर आए। मतलब ये बंदा कमबैक करता है 2 साल के बाद और 7 विकेट का हॉल लेता है, जिनमें से टॉप 3 बंदों का आप छोड़ दीजिए, बाकी सातों विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने लिया। रचिन रविंद्र हो गए, टॉम ब्लंडल हो गया, डैरिल मिचेल हो गया, ग्लेन फिलिप्स हो गया, टिम साउदी हो गया, अजाज पटेल हो गया, विलियम ओरूरू हो गया। इन सब का विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने लिया। और पता है एक इंटरेस्टिंग बात, इस बंदे को वॉशिंगटन सुंदर को लाया ही इसीलिए गया था ताकि ये लेफ्ट हैंडर्स को थोड़े एंगल से डालता है। इसका जो बॉलिंग एक्शन है थोड़ा एंगल और थोड़ा हल्का लूप भी देता है। और पिछले मैच में जब एनालिसिस करा जा रहा था उसमें ये मिला था कि भाई जितने भी लेफ्ट हैंडर्स है ना न्यूजीलैंड के, वो थोड़े एंगल्स के साथ थोड़ा मतलब उनको प्रॉब्लम हुआ था, तो इसी वजह से मेनली वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया। और भाई देखो, मतलब 2 साल के बाद ये बंदा अपना कमबैक कर रहा है और 7 विकेट हॉल लिया है, 7 विकेट हॉल, जिनमें से रचिन रविंद्र का एक बहुत ही अहम विकेट था, क्योंकि अगर ये बंदा सेट हो जाता, हमने पिछले मैच में भी देखा कि जब ये बंदा सेट हो गया तब इसने और टीम साउदी ने मिलकर कितना डैमेज किया इंडिया को, और वही वापस से दोहराया जा रहा था। रचिन रविंद्र बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, कट मार रहे थे, पुल मार रहे थे, मतलब सामने निकल के कवर ड्राइव मार रहे थे, ठीक है। मतलब मेरे को तो लग रहा था कि भाई ये कहीं वापस से 100 ना कर दे, लेकिन हैट्स ऑफ टू वॉशिंगटन सुंदर, आए अपना कमाल दिखाया। और
एकदम से जैसे बॉल जो सचिन रविंद्र जिस बॉल पे आउट हुए, एकदम से बॉल एंगल से आया और उनके पैर पे लगा। इन सारी चीजों के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ, वो ये था कि लंच तक न्यूजीलैंड 200 पे 3 विकेट डाउन थी, लेकिन लंच के बाद न्यूजीलैंड 259 में ऑल आउट हो गई, जिसमें से 7 विकेट लिए वॉशिंगटन सुंदर ने। मतलब अगर कोलैप्स का कोई एग्जाम्पल देना जा सके तो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। इन सबके बाद इंडिया का बैटिंग आता है, लेकिन ध्यान में रखने का यह चीज है कि जिस टाइम पे इंडिया का बैटिंग आता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। मतलब अंधेरा भी हो रहा है, शाम भी हो रहा है, फ्लड लाइट्स भी ऑन है। उस टाइम पे कोई भी बैट्समैन बैटिंग करने चाहता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत ही हार्ड टाइम है। अगर यहाँ पे एक विकेट गिरा तो वापस से किसी और को आना पड़ेगा, और शायद यहीं पे 2-3 विकेट अगर चल जाते तो भारत मैच में बहुत ही पीछे चल जाता। और एग्जैक्टली वही हुआ। ज्यादा विकेट तो नहीं गिरे, लेकिन एक विकेट बड़ा गिर गया, और वो विकेट था रोहित शर्मा का। मतलब रोहित शर्मा द कैप्टन। पिछले मैच में टिम साउदी ने इन्हें अंदर की गेंद पे आउट किया, इस मैच में टिम साउदी ने बाहर की गेंद पे आउट किया। चलो रोहित शर्मा तो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने 17 रन का एक पार्टनरशिप बनाया, ठीक है, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल तो थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन शुभमन गिल जिस एंड से उनको बार बार बैटिंग मिल रहा था, ज्यादातर उन्हें जिस एंड से बैटिंग मिल रहा था, उस एंड से बिल्कुल हरकत हो रही थी, क्योंकि उस एंड से बॉल इतना इतना 1.5 गज बॉल घूम रहा था, और अजाज पटेल, मिचेल सैंटनर बार बार शुभमन गिल को ट्रैप करना, एलबीडब्ल्यू करने की कोशिश कर रहे थे, और वहां से बॉल घूम भी रहा था। एक बॉल तो मुझे याद है कि वो बॉल पड़ा, शायद लेग स्टंप पे गिरा और वापस से ऑफ स्टंप पे मुड़ गया था। अगर इस टाइम पे एक और विकेट चल जाता तो इंडिया बिल्कुल ही सेटबैक में चल जाता, क्योंकि वापस से एक बैट्समैन को आना पड़ता, या वापस से एक नाइट वॉचमैन को आना पड़ता। अगर सोचो नाइट वॉचमैन भी आउट हो जाता, इंडिया का तो फिर तो लग गए होते ना। तो इसलिए जिस टाइम पे इंडिया का बैटिंग आया था, वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि बहुत ही क्रूशियल टाइम पे इंडिया का बैटिंग आया था, जिस टाइम पे कोई भी टीम बैटिंग करना चाहता ही नहीं है। ये तो हो गया डे 1 का रिव्यू। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।